नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज मैं जुर्म की एक दहलाने वाली स्टोरी आप लोगों को सुनाने वाला हूं। आमतौर पर मैं मर्डर मिस्ट्रीज के साथ दोपहर को आप सबके सामने हाजिर होता हूं, लेकिन कुछ केसेस, कुछ वाकये ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आज जो कहानी, जो वाकया मैं आप सबको सुनाऊंगा वो कुछ ऐसा ही है। तो इसीलिए दिल थाम कर बैठिए। कमजोर दिल वाले हैं तो थोड़ा अपने आप से मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाइए। घटना 2017 की है, 2017, और तारीख है 23 ऑफ मई, 23 मई, और लोकेशन है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। यहां मुंबई में एक पुलिस इंस्पेक्टर अपने घर में रहते थे, सांता क्रूज इलाके में, और उनके परिवार में उनकी बीवी, 20 साल का बेटा, ये 3 लोग थे। उन पुलिस इंस्पेक्टर का नाम था ध्यानेश्वर गनोरे। तो ये ध्यानेश्वर गनोरे जो है वो मुंबई पुलिस के बहुत अच्छे ऑफिसर्स में उनकी गिनती होती थी। और गनोरे साहब कुछ इतने तेज तर्रार और अच्छे ऑफिसर्स थे कि जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनको सॉल्व करने की जिम्मेदारी अक्सर गनोरे साहब को दी जाती थी। और शीना वोरा मर्डर केस के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। मुंबई का ही एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस है जिसमें सेलिब्रिटीज कपल जो है वो इन्वॉल्व था। उनके बारे में ये बात सामने आई और शीना वोरा नाम की एक लड़की के मर्डर में उसकी मां को ही गिरफ्तार किया गया। तो कुछ इस तरह का मामला था। तो इनिशियल डेज में उस मामले के इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी भी इन्हीं ध्यानेश्वर गनोरे साहब के ऊपर थी। खैर, ये जो वाकया है उसका शीना वोरा मर्डर केस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं गनोरे साहब का प्रोफाइल बताने के सिलसिले में मुझे लगा कि उनके बारे में बताऊं कि वो किस तरह के केसेस को इन्वेस्टिगेट करते थे। खैर, 23 मई 2017 को अर्ली मॉर्निंग, यही तकरीबन अर्ली मॉर्निंग भी नहीं, मतलब लेट नाइट, तकरीबन आप समझिए कि 1-1:30 बजे के आसपास वो रात को घर लौटे। और जब वो घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके मकान में बाहर से ताला लग रहा है और घर के अंदर कोई है नहीं। तो उनको लगा कि शायद उनकी बीवी और बेटा जो है वो लेट नाइट फिल्म देखने के लिए चले गए होंगे, लेट नाइट शो देखने के लिए चले गए होंगे। और रात 2 बजे तक मुंबई में वो जो लास्ट शो होता है वो चलता है। उसके बाद जाहिर है जब फिल्म खत्म हो जाएगी तो लोग घर लौटते हैं। तो गनोरे साहब को लगा कि अब उनके पास फिलहाल घर के बाहर इंतजार करने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। तो वो जो है घर के बाहर इंतजार करते रहे और ये सोचते रहे कि शायद अब से कुछ देर बाद जब मूवी खत्म हो जाए तो उनकी बीवी और बेटा जो है घर लौट आएंगे। तो पहले वो अपने घर के दरवाजे पर गए, डोर लॉक देखा तो वापस जो है वो उस पिकेट तक आ गए जहां पर कॉलोनी का सिक्योरिटी गार्ड जो है वो बैठा करता है। सिक्योरिटी गार्ड के साथ ही वो बैठकर जो है कुछ देर तक बातें करते रहे और इंतजार करते रहे कि 2 बजे, और जब उनकी वाइफ और बेटा आ जाए तो फिर वो भी साथ में घर के अंदर प्रवेश करें। लेकिन उनका इंतजार लंबा होता गया और 2 के बाद 2:10, 2:15, 2:20 लगातार वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन उनकी बीवी और बेटा, इन दोनों का कोई पता नहीं था। इस बीच जब वो अपनी बीवी और बेटे को लोकेट करने के लिए कि क्या वो वाकई फिल्म देखने गए हैं या नहीं गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं और चले गए हों, वो जब फोन कर रहे थे तो दोनों का मोबाइल फोन अनआंसर्ड आ रहा था। और ये बात अपने आप में बड़ी सस्पिशियस थी, इसलिए कि अगर कोई मूवी देखने गया हो या कहीं बाहर घूमने भी गया हो तो माँ और बेटा दोनों में से कोई भी फोन ना उठाए, कॉल अटेंड ही ना करे, ये अपने आप में थोड़ी अजीब सी बात गनोरे साहब को भी लग रही थी। लेकिन जब तक ये पता नहीं चल जाए कि दोनों गए कहाँ हैं, उनका मोबाइल फोन कहाँ है, वो लोग कहाँ हैं, तब तक वो किसी नतीजे पर पहुंच नहीं सकते थे। तो उन्होंने फिर सोचा कि एक बार चलो चल के देखते हैं घर के दरवाजे पर कि अगर चाबी वगैरह मिल जाए तो ढूंढेंगे, पता करेंगे कि वो लोग कहाँ गए। और पहले कई बार जब घर के लोग बाहर जाते थे तो घर के बाहर ही एक शू रैक है, उस शू रैक पर जो है वो चाबी एक पर्टिकुलर जगह पर छिपा कर चले जाया करते थे। तो इसी परिपाटी के तहत जब इस बार भी गनोरे साहब ने दोबारा दरवाजे पर आकर शू रैक की तलाशी ली तो उन्होंने देखा कि अरे यहाँ तो चाबी ऑलरेडी रखा हुआ है। तो उन्हें थोड़ा अपने आप पर भी गुस्सा आया कि मैं इतनी देर से बाहर बैठा हूँ, चाबी यहीं पर रखी, अगर मैंने पहले देख लिया होता तो अब तक मैं अंदर चला गया होता। तो खैर, उन्होंने उस चाबी से घर का दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खोलने के बाद उन्होंने लाइट का स्विच ऑन किया, अंदर का मंजर देखकर वो कांप उठे। वहां माँ बेटे दोनों का मोबाइल फोन पड़ा हुआ था और खून की धार बह रही थी। एक कदम और आगे गए तो उन्होंने देखा कि उनकी बीवी, जिनका नाम दीपाली था,
उनकी लाश फर्श पर पड़ी है और पास ही पड़ा है एक बड़ा सा चाकू और पूरे कमरे में खून ही खून बिखरा पड़ा है। ये देखकर वो बुरी तरह घबरा गए। अपने पुलिस के करियर में उन्होंने अब तक न जाने कितनी लाशें देखी थी, लेकिन खुद अपनी अजीज, अपनी वाइफ का डेड बॉडी देखना और वो भी इस कंडीशन में देखना, आप समझ सकते हैं कि ध्यानेश्वर गनोरे साहब को कितना जोर का झटका लगा होगा। वो बिल्कुल बदहवास चीखते चिल्लाते हुए घर से बाहर आए, रोने लगे और उन्होंने फौरन पुलिस को फोन किया और मदद मांगी। क्योंकि मामला एक पुलिस इंस्पेक्टर के घर का ही था, तो पुलिस ने भी बिल्कुल स्विफ्ट रिएक्शन दिखाया और मर्डर का भी मामला था, गंभीर मामला था, तो पुलिस जो है फौरन मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू की और जब सीन ऑफ क्राइम का पुलिस ने बड़ी बारीकी से मुआयना किया तो उनकी नजर एक और बड़ी अजीब सी चीज पर पड़ी, जिसे देखकर खुद ध्यानेश्वर गनोरे और वहां मौजूद जो दूसरे पुलिस वाले थे वो भी चौंक गए। वहां जहां पर डेड बॉडी पड़ी थी उसी के बगल में खून से कुछ पंक्तियां लिखी हुई थी और एक इमोजी बना हुआ था। इमोजी आप सब समझते हैं, जो आजकल व्हाट्सएप हुआ या दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क हुए, उसमें अपने इमोशंस को जताने का जो तरीका होता है, जिसमें हम सेलेक्ट करते हैं कि कोई आदमी रोनी सूरत बना रहा है, कोई स्माइली भेज रहा है, कोई दुखी है, तो इमोजीज वो जो है एक दूसरे को सेंड करते हैं, हम लोग सारे लोग करते हैं। तो वहां पर खून से लिखा हुआ था टायर्ड ऑफ हर कैच मी एंड हैंग मी, और साथ में लिखा बना हुआ था एक इमोजी जो स्माइली थी। मतलब मर्डर हुआ जरूर था, खून से इमोजी बनी थी, लेकिन वो कोई सैड इमोजी नहीं थी बल्कि स्माइली इमोजी थी, एक खुशी वाली इमोजी थी। और ये 3 लाइनें लिखी थी, टायर्ड ऑफ हर, कैच मी एंड हैंग मी। ये अपने आप में बड़ी अजीब सी बात थी। यानी कातिल जो है वो ये कह रहा था कि वो दीपाली से बहुत ज्यादा परेशान था, मुझे पकड़ लो और मुझे फांसी पर लटका दो, और साथ में उसने एक इमोजी भी बनाई थी। अब ऐसा कौन कर सकता है? आधी रात को घर में घुसकर किसी महिला का कत्ल कर दिया जाए, ऐसा कौन कर सकता है? जाहिर है शक जो है वो किसी परिवार के क्लोज मेंबर के ऊपर ही जाकर टिकी और पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश जो है आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस बीच जो सबसे अजीब बात थी वो ये भी थी कि उस परिवार का, यानी गनोरे परिवार का जो बेटा था, 20 साल का लड़का, वो भी अपने घर से गायब था। उसका नाम था सिद्धांत। तो सिद्धांत अपने घर से गायब था और उसमें यह भी लिखा हुआ था कि दीपाली से वो बहुत परेशान था, कातिल ने लिखा था, और लिखा था कि पकड़ लो, मुझे फांसी पर लटका दो। तो ये सारी चीजें और सिद्धांत का घर से गायब होना ये इंडिकेट कर रहा था कि शायद इस कत्ल के पीछे खुद दीपाली का बेटा, खुद ध्यानेश्वर गनोरे का बेटा सिद्धांत हो सकता है। लेकिन जब तक सिद्धांत पकड़ा न जाए, जब तक सिद्धांत का कहीं कोई पता न चले, तब तक पुलिस कंक्लूसिव तरीके से किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती थी। क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जिसे आप कातिल समझ रहे होते हैं, कई बार वो भी कातिलों का शिकार निकलता है। आप आरुषि के मामले को ही देख लीजिए। नोएडा में जब आरुषि की हत्या हुई तो सारे लोगों ने समझा कि आरुषि की हत्या शायद हेमराज ने की है, जो उस घर का नौकर था, लेकिन बाद में पता चला कि हेमराज की भी हत्या हो गई है। तो ये मामला भी शुरू में कुछ ऐसा ही लग रहा था। हत्या हुई थी दीपाली की, और दीपाली और ध्यानेश्वर का इकलौता बेटा जो है वो गायब था, लेकिन शक के घेरे में वो बेटा जरूर था। अब दिक्कत ये भी थी कि उस बेटे तक पुलिस पहुंचे तो कैसे पहुंचे, क्योंकि उसका मोबाइल फोन भी मौके पर ही पड़ा हुआ था। आमतौर पर कोई भी क्रिमिनल, कातिल, चोर, बदमाश अगर कहीं फरार हो जाता है तो पुलिस आजकल टेक्निकल सर्विलांस के सहारे से, यानी मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस करते हुए उस तक पहुंचने की कोशिश करती है। लेकिन इस मामले में वो रास्ता भी बंद था। पुलिस ने एक बार और सीन ऑफ क्राइम को रिविजिट करने का फैसला किया। पुलिस ने सोचा कि वो एक बार घर की तलाशी लेकर देखेगी कि और क्या क्या एविडेंस वहां से कलेक्ट किए जा सकते हैं, कोई सुराग अगर मिले तो उन सुरागों के सहारे पुलिस इस मामले को सुलझाना चाहती थी। तो पुलिस जब दोबारा घर में गई तो पुलिस ने यह भी नोटिस किया कि घर में कोई फोर्सफुल एंट्री के निशान नहीं है, यानी कोई ऐसा आदमी जो उस परिवार को नहीं जानता है या जबरदस्ती उस घर में घुसा है, दरवाजे को तोड़ने या दरवाजे का जो लच होता है, चिटकनी होती है, उसे डिस्टॉर्ट करने की किसी ने कोशिश की हो, इस तरह का कोई मार्क, कोई निशान वहां नहीं था। ये बात भी इस तरफ इशारा कर रही थी कि यहाँ इस मकान में जो भी कातिल आया था उसकी फ्रेंडली एंट्री थी। अब वो कातिल क्या बाहर से आया था या पहले से घर में मौजूद था, यानी सिद्धांत ही था, ये भी पुलिस को पता लगाना था। इसी के साथ साथ पुलिस ने जब पूरे घर की तलाशी ली तो पुलिस ने देखा कि जो मकान का बाथरूम है, उस बाथरूम में एक पैंट और कुछ कपड़े
खून से सने हुए पड़े हैं। पुलिस ने जब इन्हें बरामद किया और ध्यानेश्वर गनोरे से जब उन्होंने पूछताछ भी की तो पता चला कि ये पैंट और खून से सने कपड़े जो है उनके बेटे के ही हैं, जिनका नाम सिद्धांत है। तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें इशारा कर रही थी कि इस मर्डर के पीछे, इस महिला के कत्ल के पीछे उसका बेटा सिद्धांत ही है। पुलिस बड़ी मशक्कत करती रही, कोई लीड पुलिस के पास शुरुआती तफ्तीश में तो नहीं थी, लेकिन जिसे कहते हैं कि मुखबिरों के सहारे से कह लीजिए या फिर परिवार के और लोगों से बातचीत करके पुलिस ने ये पता लगाया कि सिद्धांत हो कहाँ सकता है, और इस कोशिश में पुलिस को कामयाबी मिली और सिद्धांत को पुलिस ने फाइनली 2 से 3 दिनों के बाद राजस्थान के शहर जोधपुर से गिरफ्तार किया। जोधपुर के उदय मंदिर पुलिस स्टेशन की हद में सिद्धांत था और जोधपुर पुलिस की मदद से उस लड़के को पुलिस ने वहां गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जब उससे पूछताछ हुई तो शुरुआती पूछताछ में, पुलिस की पूछताछ में तो उसने ये कबूल कर लिया कि हाँ, उसी ने अपनी मां की हत्या की थी और उसने इसकी वजह भी बताई। लेकिन जब उसे अदालत में न्यायाधीश के सामने पेश किया गया तो वो बिल्कुल इस बात से इनकार करने लगा और बाद में उसने ये भी बताया कि वो मेंटली जो है वो अनस्टेबल कंडीशन में है, तो इसीलिए उसे जो है ये इल्ज़ाम उस पर लगाना ठीक नहीं है और उसने मर्डर भी नहीं किया। इसके बाद वो लगातार सेशन कोर्ट से यानी लोअर कोर्ट से जमानत की अर्जियां देता रहा। 2 बार उसकी जमानत की अर्जी खारिज हो गई, लेकिन हाई कोर्ट से बाद में सिद्धांत को जमानत दे दी गई। इस मामले में जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, जो पुलिस की तफ्तीश है, वो ये बताती है कि इस कत्ल का मुलजिम और कोई नहीं बल्कि ध्यानेश्वर और दीपाली का बेटा सिद्धांत ही है। सिद्धांत ने जो कत्ल की वजह बताई उसमें उसने कहा कि वो जो है एक अच्छा स्टूडेंट था, मेरिटोरियस था, लेकिन हाल के कुछ दिनों में उसकी मां दीपाली ने उस पर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी थी। न उसे व्हाट्सएप यूज करने की इजाजत थी, न वो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर कुछ देख सकता था, पर बड़ी पाबंदियों में उसे रखा गया था और मोहल्ले में भी उसका कोई दोस्त नहीं था। तो एक तरह से देखा जाए तो ये लड़का जो है बिल्कुल एकाकी जीवन अपने उम्र के लोगों से कटकर बिल्कुल अकेलापन, अवसाद भरी जिंदगी जी रहा था। और ऊपर से लड़के की शिकायत ये थी कि उसकी माँ दीपाली उसे अक्सर जो है वो पोक किया करती थी, उसे ताने दिया करती थी कि तुम ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। असल में ये लड़का जो है, सिद्धांत जो है, वो पढ़ने लिखने में काफी तेज था, लेकिन हाल के कुछ दिनों में उसके पढ़ने लिखने में थोड़ी गिरावट आई थी और उसका रिजल्ट भी जो है वो नेगेटिवली इफेक्टेड हो रहा था। इस पर उसकी माँ दीपाली, कोई भी माँ परेशान होगी, वो परेशान रहा करती थी और वो बार बार अपने बेटे को टोका करती थी। तो अपने बेटे पर तमाम पाबंदियों की वजह से और इस टोका टाकी की वजह से सिद्धांत इतना खफा था कि उसने खुद अपने हाथों से अपनी सगी माँ का गला काट डाला और न सिर्फ गला काटा बल्कि गला काटने के बाद खून से अपनी शिकायत भी वहां दर्ज कराई और इमोजी भी वहां बनाकर गया, वो भी माँ के खून से। तो कैसा अजीब वो लड़का था और कैसी उसकी अजीब मानसिक स्थिति थी, या ये कह लें कि जो रिबेलियस नेचर था, विद्रोह वाला जो नेचर था, वो कितना भयानक तरीके से सामने आया। एक ऐसे पुलिस ऑफिसर जो तमाम कॉम्प्लिकेटेड केसेस मुंबई में सॉल्व किया करते थे, उनके घर में खुद इस तरह की घटना हुई, ये जानकर पुलिस महकमे के लोग और आसपास के लोग हैरान थे ही। और आज भी जब जब लोग ये कहानी सुनते हैं वो चौंकते हैं, हैरान होते हैं। ये मामला फिलहाल कोर्ट में है और न तो उस लड़के को अभी तक अदालत की तरफ से बरी किया गया है, न क्लीन चिट दी गई है और न ही सजा हुई है। सुनवाई इस मामले की चल रही है, लेकिन हाईकोर्ट से उसे जमानत जरूर मिल गई है सिद्धांत को। तो ये थी पूरी कहानी। इस केस में अगर कोई और अपडेट सामने आता है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन जिस तरह से ये कहानी थी और जिस विभत्स तरीके से एक बेटे ने खुद अपनी ही माँ की हत्या की, उसे सुनकर और उसे जानकर और कत्ल को अंजाम देने के उसके तरीके को जानने के बाद मुझे लगा कि मुझे आप सबसे भी ये कहानी शेयर करनी चाहिए। घटना तो अपनी जगह है, लेकिन हमें ये भी सोचने की जरूरत है कि इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। मैंने पहले भी इस बारे में बात की है कि नए उम्र के लड़के लड़कियां बहुत इम्पल्सिव तरीके से कई बार बिहेव करते हैं, जैसे साक्षी और साहिल वाला जो मामला था वो भी था, श्रद्धा आफ्ताब वाला मामला भी था। हालांकि इस मामले में कोई लव अफेयर जैसी बात नहीं थी, लेकिन इम्पल्सिव बिहेवियर जो है वो यंग एज में और जिसे कहते हैं ना कि नौजवानी में कई बार होता है। तो इसीलिए इस एज ग्रुप के लड़के लड़कियों को बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही समझदारी से डील करने और ट्रीट करने की जरूरत होती है। तो इसके बारे में हम सारे अभिभावकों को भी सोचने की जरूरत है और जो लोग
खुद उस उम्र में हैं, उनको भी थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि वो कहीं किसी भी मामूली चीज़ को लेकर हाइपर तो नहीं हो रहे हैं, कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिवली सोचने तो नहीं लगे हैं। ये सारी चीज़ें अगर हम अपने आप को अक्सर रिमाइंड करते रहेंगे, तो शायद इस तरह की घटनाओं में हम कमी लाने में कामयाब रहें। तो आइए आज की कहानी यहीं तक। जो कहानी मैंने आपको इससे पहले सुनाई थी, एक दिन का गैप हो गया क्योंकि मैं छुट्टी में था, उस कहानी पर आप लोगों ने जो कमेंट किया है, उस पर कुछ कमेंट्स और कुछ लोगों के नाम आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। वो पिछली जो कहानी थी वो एक ऐसे शख्स की थी जिसने कत्ल किया और कत्ल करने के 20 साल बाद पकड़ा गया। क्यों पकड़ा गया, कैसे पकड़ा गया, ये जानना चाहते हैं तो क्राइम तक में ही प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनिए में आप वो एपिसोड भी हमारा देख सकते हैं। प्रमोद जाड़े जी ने कमेंट किया है, बहुत स्वागत है आपका। गप्पू पटेल जी ने कमेंट किया और उन्होंने उस कहानी के बारे में ये कहा है कि ये कहानी शम्स की जुबान से और अच्छा लगता। तो खैर आपकी अपनी पसंद है और शम्स की जुबान से कोई भी कहानी अच्छी लगती है, ये आपने बिल्कुल सही बात कही, मैं भी उनका फैन हूँ। परूप श्रेष्ठा जी ये जर्मनी से कमेंट करते हैं, लॉट्स ऑफ लव इन्होंने लिखा है, थैंक यू वेरी मच। मंजीत सिंह जी का भी कमेंट, मंजीत सिंह साहब का भी कमेंट आया है। और बी योर ओन वर्जन के नाम से एक आईडी है, इन्होंने लिखा है सर यू आर माय फेवरेट, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम कोलकाता, थैंक यू वेरी मच। फिटो गेटर के नाम से एक आईडी है, गुड मॉर्निंग सर, আমি সব সময় এই তোমার ভিডিওস দেখি बट कखनो लाइव देखार सुजोग হয়নি। इन्होंने बांग्ला में कमेंट किया है कि वो मेरे वीडियोस अक्सर देखते हैं लेकिन कभी उनको लाइव देखने का मौका नहीं मिला। तो मैं लाइव आमतौर पर कम ही आता हूँ, ये भी जो वीडियो आप देख रहे हैं ये प्री रिकॉर्डेड है, तो कभी अगर लाइव आऊँगा, कभी कोई बड़ा इंसिडेंट, अगर क्राइम की कोई बड़ी वारदात होती है तो क्राइम तक पर मैं लाइव आता हूँ, तो उस समय आप मुझे देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा और आपके इस हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजेंद्र जी का कमेंट आया है, उषा सिंह जी का कमेंट है, मारिया शेर मलिक जी ने भी अपनी बात रखी, बहुत स्वागत आपका। जैनब फैसल जी लखपत नहीं लोक थापा जी ने भी कमेंट किया, हाय सर हैव अ गुड टाइम इन्होंने लिखा है। प्रज्वल गिमिरा जी रेगुलर कमेंट करते हैं, बहुत स्वागत है आपका। युवराज पाटिल जी ने भी कमेंट किया है। मोहम्मद रिजवान, राघवेंद्र तिवारी जी, इस्माइल जी का कमेंट है, आगे सर ने मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। शुभम भारद्वाज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मीरा सनम इन्होंने नाइस वॉइस लिखा है, बहुत धन्यवाद आपका। रेखा भट्ट जी रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत आशीर्वाद देती हैं और हमेशा मेरे बारे में अच्छा सोचती हैं, बहुत धन्यवाद आपका। आप मेरे शुभचिंतक हैं, मुझे इस बात का एहसास है, वेदर आप सारे लोग ही शुभचिंतक हैं, मेरा भला ही चाहते हैं। सुपर इंसान के नाम से एक आईडी उन्होंने भी कमेंट किया है। अजय कुमार सिंह साहब का कमेंट है। लक्ष्मीकांत बुर्डे जी इन्होंने भी कमेंट किया, इन्होंने वेरी ब्रिलियंट लिखा है, वेरी वेरी बेस्ट क्रिमिनल स्टोरी दैट द पीपल विल अवेयर बाय हियरिंग दिस स्टोरी, इन्होंने ये बात कही है। द सूर्या के नाम से एक आईडी है, इन्होंने ये लिखा है, सुप्रतिम बनर्जी साहब मैंने कभी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी, कृपया करके कभी कभी थोड़ा मुस्कुरा भी लीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि मुस्कुराते हुए आप अच्छे लगेंगे। मुस्कुराते हुए मैं अच्छा लगूंगा ऐसा मेरे जानने वाले और भी लोग कहते हैं, ऐसा नहीं कि मैं कभी मुस्कुराता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ जब बैठकर आपको मर्डर मिस्ट्री और कत्ल की भयानक दर्दनाक रोंगटे खड़े करने वाली कहानियां सुना रहा हूँ तो मुस्कुराना थोड़ा मुश्किल होता है। आप समझ सकते हैं कि मैं भी वो जो टफ इमोशंस हैं उस इमोशन से गुजर कर ये सारी कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ। दिस इज नॉट मेयरली अ ड्यूटी टू मी, ऐसा नहीं है कि मैं आया और कोई चीज़ आपको बताकर चला गया। अगर कोई जुर्म की भयानक घटना या किसी बच्चे के साथ कोई ज्यादती होती है वो कहानी मैं आपको सुनाता हूँ तो मैं उसकी तकलीफ खुद भी महसूस करता हूँ। एनीवे, कभी इस तरह का मौका मिला कि कहीं कोई जोक वगैरह आप लोगों ने लिखा या सुना मैंने या पढ़ा मैंने तो जरूर हंसूंगा। सुभाष तमगीरे जी का भी कमेंट आया है। संतोष गुप्ता जी ने कमेंट किया है। रितिका जी इन्होंने नमस्कार कहा है, मेरी ओर से भी नमस्कार स्वीकार कीजिए। गुरप्रीत सिंह जी का कमेंट है, बहुत धन्यवाद आपका। राजू नया बेंजो कुछ इस तरह से, एनीवे गुजरात की कहानी सुनाओ इन्होंने लिखा है। राजू जी आपका सरनेम तो मैं पूरा नहीं पढ़ पाया लेकिन गुजरात की कोई कहानी ऐसी होती है तो मैं जरूर सुनाऊंगा। जसवंत पटेल जी का भी कमेंट है और शोभा कुलकर्णी जी बहुत धन्यवाद आपका। मिताली जी ने भी अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा है कि कहानी में तो दम होता है लेकिन आप उससे पूरा मर्डर कर देते हो। ओके, मिताली जी का जो कमेंट है वो आप सबको बताने के लायक है। रादर मिताली जी भी मैं रिपीट करना चाहूँगा, आप भी सुनिए आपने जो कमेंट किया है। इन्होंने लिखा है कि कहानियाँ बहुत अच्छी होती हैं जो मैं अक्सर लेकर आप सबके सामने आता हूँ लेकिन मैं खुद ही कहानी का कत्ल कर देता हूँ, यानी कुल मिलाकर उन्हें मेरे इस पेशकश का अंदाज जो है वो पसंद नहीं आया। तो खैर कोई बात नहीं, मैं मिताली जी कोशिश करूंगा कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। सचिन पालनकर जी का भी कमेंट है। चिंतामणि ग्यावली जी का कमेंट है। गुड वाइब्स के नाम से भी
हमारे एक दर्शक ने कमेंट किया है, आप भी रेगुलर कमेंट करते हैं, मैं आपको आपकी आईडी से आइडेंटिफाई करता हूँ, पहचानता हूँ, रिकॉग्नाइज करता हूँ। फिलहाल इतना ही, मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और वाकई, किसी और कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।